कश्मीरियत का 370 से कोई लेना देना नहीं था। कश्मीरियत एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक कल्चर है हम कश्मीरियों का, तो उसका 370 से कुछ लेना देना नहीं है। 370 का अगर कुछ लेना देना है तो यहाँ के उन पॉलिटिशियन से लेना देना है जो अंडर द गार्ब ऑफ 370 अपनी मनमानियाँ करते थे कश्मीर में। पहले वो जो डेमोक्रेसी की बात करते थे उसमें ना कोई एकेडमिक ईयर था एजुकेशन का, ना कोई स्कूल जाता था, ना कोई मार्केट खुलते थे। सिर्फ उनके जो एम्बेसडर गाड़ियां हैं वो चलती थी रोड्स पे, और जहां उन्हें जाना था वो वहां जाते थे, अपना फतवा देते थे लोगों को और उन्हें मैनिपुलेट करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। लगातार हम आपको नए कश्मीर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कश्मीर किस तरीके से बदला है, और उसी कड़ी में हम बात करेंगे। यहाँ की फेमस यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद हैं, अनिका नज़ीर जी हैं, और ये भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार नए कश्मीर को बताती रहती हैं कि कश्मीर आखिर किस तरीके से बदल रहा है। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए सीधा अनिका जी से जानेंगे कि कश्मीर आखिर 2024 में किस तरीके से बदला है और 2024 से पहले कश्मीर किस तरीके का कश्मीर था। तो इन्हीं से जानते हैं। अनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। अनिका जी, आज हम 2024 में खड़े हैं। आप बार बार अपने यूट्यूब के माध्यम से बार बार लोगों को बताती हैं कि किस तरीके का पहला कश्मीर था, किस तरीके का आज का कश्मीर है, और पहले और आज में बहुत चीज़ें फ़र्क आ चुकी हैं। और मैं भी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि हम 2024 में खड़े हैं। आज 2024 में कश्मीर क्या है और इससे पहले कश्मीर क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए, और मेरी आवाज़ को अपनी चैनल के ज़रिए से पूरे देश को दिखाने के लिए। यूट्यूबर के अलावा मैंने 2020 से सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन में अपना काम शुरू किया, तो मैं एज अ वुमेंस विंग हेड वहाँ काम करती हूँ। कश्मीर की बात करें तो 2019 से पहले मैं एज अ यूथ या मैं एज अ इंडिविजुअल, मेरा एक प्लान ये था कि एज़ लॉन्ग एज़ मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं तो मैं किसी और स्टेट में मूव आउट करूं, क्योंकि मुझे अपने लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीर में नहीं दिखती थी। और मेरी एजुकेशन को लेकर भी मैं बहुत कंसर्न थी, क्योंकि हर दिन हड़ताल होना और हर दिन एक कैलेंडर बनना या बंद होना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक हर्डल थी मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे यूथ के लिए जो अपने आप को एक सांचे में डालना चाहते थे या एक करियर अपॉर्चुनिटी चुनना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे ज़िंदगी में। लेकिन 2019 के बाद जब बंद रहा कुछ टाइम तक, उसके बाद जब रिस्टोर हुई हमारी लाइफ, तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमें एक अल्टरनेटिव मिलेगा, जो हमने सोचा नहीं था। क्योंकि अगर मेरी उम्र 22 या 24 साल की है तो इन सालों में मैंने ये कभी नहीं सोचा था, या जिसकी उम्र 40 या 50 साल की भी है उसने भी इन 50 सालों में कभी ये नहीं सोचा था कि कश्मीर का एक जो ये रिस्टोर होने जा रहा है 2019 के बाद, यहाँ सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ये जानना चाहूँगा, बार बार हम जब चर्चाएं करते हैं कश्मीर का जब जिक्र होता है तो बार बार जिक्र 370 का भी होता है, और अभी लोकसभा चुनाव आ चुका है, और लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल यहाँ के हैं वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं और विधानसभा चुनाव भी आगे होगा तो 370 को रीस्टोर करने की बहुत बातें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बंद कर दिया उसका रास्ता, मगर अभी भी चर्चाएँ होती है और कहा जाता है कि कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी था, कश्मीर का ताज, ये सारी चीज़ें कही जाती है कि कश्मीरियत को बचाने के लिए 370 बहुत ज़रूरी था। आपका क्या मानना है, 370 क्या था? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश का की एक हायर अथॉरिटी है जो जस्टिस प्रोवाइड करती हैं और अनबायस्ड जो जस्टिस है लोगों को देती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो आर्टिकल 370 था वो एक टेम्पररी प्रोविजन था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंतर्गत वो कश्मीर को मिला था, और उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर वो एक दिन ख़त्म हो गया। उसमें यही सलाहियत थी कि वो एक दिन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि वो टेम्परेरी प्रोविज़न था। अब जो लोग यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है जो लोगों को ये कहते हैं कि हम रिस्टोर करेंगे 370 को, तो इट्स अ बिग लाई जो वो लोगों को सेल कर रहे हैं वोट गेन करने के लिए। वोट गेन करने के लिए अगर वो लोगों को ये कहेंगे कि हम उनके लिए क्या काम कर सकते हैं, शायद उस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ये कहना लोगों को कि 370 को वो रिस्टोर करेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो कि कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर किया जाएगा। अब बात आती है कश्मीरियत की। कश्मीरियत का 370 से कोई लेना देना नहीं था। कश्मीरियत एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक कल्चर है हम कश्मीरियों का, तो उसका 370 से कुछ लेना देना नहीं है। 370 का अगर कुछ लेना देना है तो यहाँ के उन पॉलिटिशियन से लेना देना है जो अंडर द गार्ब ऑफ 370 अपनी मनमानियाँ करते थे कश्मीर में।
जो जिन्हें पता था कि हमें सेंटर हम पर हावी नहीं हो सकता है, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है, या हम पर कोई जो भी बिल्स पास होती हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि सेंटर को हमारी कंकरेंस की ज़रूरत है। और उस एव्स में वो यहाँ माइंडलेस कंस्ट्रक्शन करते थे, यहाँ लैंड का मिसयूज़ किस तरीके से होता था, वो आज जब रेड्स पड़ती हैं ईडीआई और वो आज जी और एनआईए की जो रेड्स पड़ती हैं वो आज पता चलती हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस का मिसयूज़ किया है। तो ये लाइज सेल करने के लिए बताया जाता है लोगों को पॉलिटिशियंस की तरफ से। हमारे कश्मीर में ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो लोगों को एक क्लियर तस्वीर दिखाते हैं कि आर्टिकल 370 जा चुका है, हमने उसे खो दिया है, उस स्पेशल स्टेटस को जो यहाँ के मेनली पॉलिटिशियंस को उनके बेनिफिट्स को सर्व करता था, ना कि कश्मीर के लोगों को, आम लोगों को। उन्होंने हमेशा सफ़र किया है कश्मीर में ओवर द पास्ट डिकेड्स, क्योंकि जो पॉलिटिशियन स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, अगर वो हमारे लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट इंश्योर करने में नाकाबिल रहे, तो वो हमें अब स्पेशल स्टेटस से क्या ही दे सकते हैं। सो इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट 370 हैज़ गॉन, और वो वापस नहीं आ सकता, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड लुक फॉरवर्ड कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए और हमारी आने वाले जनरेशन्स के लिए क्या है। मगर वो तो कहता है कश्मीर जन्नत था, इन्होंने जहन्नुम बना के रख दिया 2019 के बाद से। देखिए, ये क्लियर मैसेज है और क्लियर तस्वीर है। आप, मैं या दुनिया का या इस देश का या कश्मीर का कोई भी ऐसा बाशिंदा ऐसा अगर उसके सामने दो तस्वीरें रख दी जाएंगी 2019 से पहले की और 2019 से बाद की, स्टोन पेल्टिंग, कैजुअल्टीज़, कोलैटरल डैमेज और ऐसी सारी चीज़ें कश्मीर में होती थी 2019 से पहले। हमने खुद अपनी आंखों से ब्लड स्पिल होते हुए देखा है कश्मीर के रोड्स पे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय चाइल्डहुड। मतलब मैं इसी टर्मोइल में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, पढ़ाई की है। मैं बॉर्न और ब्रॉट अप कश्मीर में ही हूँ, मैं कभी कश्मीर से बाहर नहीं रही हूँ। तो मेरे लिए या हर उस इंसान के लिए जिसके सामने ये दोनों तस्वीरें रखी जाएंगी कि 2019 से पहले कश्मीर में क्या था, किस तरीके के कैलेंडर बनते थे, और 2019 के बाद किस तरीके से एक आम इंसान जो है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहा है। तो ये क्लियर एक तस्वीर है हम सब के लिए। कोई इसको एज अ लाई अगर सेल करने की कोशिश भी करेगा तो वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है, ये कह के कि 2019 के बाद जहन्नुम बन गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, अब क्या है? अब आपने खुद देखा, आप भी कितने टाइम से कश्मीर में आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको आपकी लाइफ को कोई थ्रेट महसूस होती है, या ऐसा कोई स्टोन पेल्टिंग जैसा माहौल है, या लोगों को आपस में कुछ परेशानी है, या लोगों को लोग काम नहीं कर रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं एक सोसाइटी में, एक रीजन में, वो पैरेलली नहीं चल रही हैं? क्या आपको ऐसा कभी लगा? मुझे या जो भी यहाँ टूरिस्ट आए पिछले कई सालों से आ रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों से जो इंक्रीज़ हुआ है उनका काउंट, उसी से ये पता चलता है कि कश्मीर का जो दूसरी तस्वीर है वो किस तरीके से सामने आई है। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप महिला हैं, आपके लिए अलग दिक्कतें हो सकती हैं, पुरुषों के लिए अलग दिक्कतें हो सकती हैं। अगर मैं आपसे समझूँ, वो जो दहशतगर्दी का दौर होता था जिसकी बातें हम सुनते हैं दिल्ली में बैठकर, वो दौर महिलाओं के लिए किस तरीके से था? महिलाओं को क्या झेलना पड़ा? महिलाएं किस तरीके से आगे निकल, जैसे आपने कहा 6-6 महीने चीज़ें बंद रहा करती थी, तो महिलाएं क्या फेस करती थी उस दौर में? देखिए, महिलाओं के लिए अगर आप सोशली देखें तो हमेशा से हर्डल्स रही। आज भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है, जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जब आप 2019 से पहले की बात करते हैं, उन हड़ताल्स की बात करते हैं, उस स्टोन पेल्टिंग की बात करते हैं, या उस टर्मोइल की बात करते हैं, उसमें औरतों ने बहुत सफ़र किया है, चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो या उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हो। बहुत शायद कम फ्लोरिश और एक्सेल कर पाए हैं उस टर्मोइल में, और बहुत सारी औरतें जो हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन पर गिव अप कर दिया, या अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर गिव अप कर दिया, क्योंकि जब एक लड़के के लिए मुश्किल हो रहा था उस टर्मोइल में फ्लोरिश करना, तो जाहिर सी बात है लड़की के लिए जो वो हर्डल्स है वो डबल हो जाती हैं, दैट टू इन टर्मोइल एंड
उस जोन में जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन जिसको बताया जाता हो, और जो हो कॉन्फ्लिक्ट रिडन 2019 से पहले आपको पता है कि किस तरीके का माहौल था यहाँ पे, आपका यहाँ आना इस तरीके से और फिर खुली सड़क पे किसी का इंटरव्यू करना, ये बहुत ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, खासकर महिला का। और ख़ासकर एक महिला का। तो चीज़ें खुद ही खुद को एक्सप्लेन करती है, यहाँ का जो माहौल है वो खुद ही खुद को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से चीज़ों में बदलाव आया है। और अगर जो इंसान इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करता, मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान इंसान है, जो आज भी आंखें बंद करके कहें कि नहीं ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया है, कश्मीर जन्नत था और उसको जहन्नुम बनाया गया है। और ये बात ना कहे कि जहन्नुम में अब पानी डाल दिया गया, उस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है और उसे फिर से जन्नत बनाने की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। अच्छा अनिका जी, आप इतने समय से नए कश्मीर की तस्वीरें दिखा रही हैं, कोई कहानी हो जो आपने मतलब आपने सुनी हो या आपको पता हो, जिसमें जैसे मैंने कई इंटरव्यूज़ किए जिसमें महिलाओं ने बताया कि आतंकियों की वो दहशत होती थी कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उन्हें उठा ले जाते थे जंगलों में, कई वापस आ पाती थी तो कई तो वापस भी नहीं आ पाती थी। ऐसा कोई इंसिडेंट रहा जो आपने सुना हो? मुझे लगता है जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, आप 1947 से ही बात करें तो जब कबायलियों ने अटैक किया तो किस तरीके की असमत रेज़ी उन्होंने कश्मीर में की है, तो वो एक बहुत बड़ा दाग है कश्मीरियों के दिलों पर। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की महिलाओं की उनकी असमत को तार तार किया, या यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा, यहाँ की जो उनका जो अपना सरमाया था उसको लूटा। इंसान की इज़्ज़त सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं तो हमारे लिए हमारी इंटेग्रिटी, हमारी इज़्ज़त सबसे महत्वपूर्ण रखती है, तो उस इज़्ज़त को उन्होंने तार तार किया। तो कबायली इन्वेजन के टाइम से ही यहाँ पर उन्होंने औरतों के साथ जो जुल्म किए वो लेटर ऑन उन्होंने खुद से एक्सेप्ट भी किए, और औरतों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लिया और इस बात का दावा किया कि किस तरीके से उनको परेशान किया गया या किस तरीके से उन पर पाबंदियां लगाई गई थी, और किस तरीके से एक ऐसा ग्रुप बनता था जो औरतों को थ्रेटन करता था या उनकी एजुकेशन को थ्रेटन करता था। आज जबकि ऐसा कुछ नहीं है और वो फ्रीली ब्रीथ कर पाती हैं और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको सामने रखती हैं, अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी करियर को लेके या अपनी बाकी जो चीज़ें हैं उन सब को लेकर जो है अपनी ख्वाहिशें जो है सामने रखती मैं हैं। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो लड़की कह रही थी कि मुझे आतंकी उठा ले गए थे, मुझे मेरे घर में घुसा आए थे, मैं क्रिकेट खेलना चाह रही थी, मेरे घर में घुसा, मुझे घुसा मारा और कहा कि आप घर की इज्जत हैं, आप बाहर नहीं जा सकती। आपका मैंने इंटरव्यू शायद आई डोंट थिंक मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू है, बट ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में। और एक क्रिकेटर थी जिस आपने उसका विजुअल्स लगा रखा था, मैं सुन रहा था, उसमें वो बता रही थी कि मेरे घर में घुसे। हाँ, वो उनको इंडियन क्रिकेट नॉट टीम बट जो आईपीएल खेला जाता है उसमें उनको भी सिलेक्ट किया था। जासिया मंजूर उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जासिया एक ऐसी लड़की हैं जिनके क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि वो उस टाइम की बात है जब जासिया बहुत छोटी थी और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो क्रिकेट खेलती हैं और काफ़ी अच्छी भी थी क्रिकेट में। तो उसके बाद जब वो थोड़ी उनकी फैमिलियरिटी बढ़ गई लोगों में, तो लोग उनके पास इंटरव्यू के लिए गए, एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद उन पर अटैक हुआ और उनको कहा गया कि आप नहीं खेल सकती। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, एंड देन शी लेफ्ट हर होम, और वो कहीं और रहती थी शायद। तो ऐसे कई सारे वाक़ात हैं, लेकिन जासिया ने रुकी नहीं और उनको एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया और अपने लिए एक रास्ता बनाया आईपीएल तक का। और जैसा अभी बात करें ज़ायरा वसीम जो दंगल की एक्ट्रेस थी, वो भी वापस आ गई। देखिए, रिसेंट का एग्जांपल है। ज़ायरा वसीम की मैं बात नहीं करूँगी यहाँ पे, मे बी उनके अपनी पर्सनल चीज़ें हो सकती है कि वो नहीं जाना चाहती हूँ। हमें इक्वली दोनों चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए। जैसे जासिया ने कहा कि मुझ पर अटैक हुआ था और मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, और अभी भी जासिया क्रिकेट खेलती हैं और अपने लिए मेहनत कर रही हूँ। एंड अपोजिट टू दैट इज़ ज़ायरा वसीम। उन्होंने 3 मूवीज़ में काम किया है और लोगों ने उनके काम को काफ़ी सराहा, काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं, बट उसके बाद उन्होंने क्विट किया और ये कहा कि मैं नहीं करना चाहती हूँ और वो अपने उस जो फील्ड से है वो बैकआउट करना चाहती हूँ। इट माइट बी हर, क्योंकि वो एक अडल्ट है। फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं, पाकिस्तान।
पाकिस्तान की बड़ी चर्चा होती है। anymore a favorite topic to me because people don't talk about it and it is not a topic to me anymore. मगर जो चीज़ें रही अब तो इतिहास का हिस्सा बन गया। मगर जिस तरीके से कश्मीर में एक अहम हिस्सा रहा पाकिस्तान का, सबने देखा लाल चौक पे किस तरीके से तस्वीरें दिखी जलाने की, वो किस तरीके से नारे लगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कौन है पाकिस्तानी, हमें क्या चाहिए पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी इस तरीके के नारे लगते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बार बार एक शायद से 5 तारीख को मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें कोई पाकिस्तान के एंकर है वो बता रही थी, जर्नलिस्ट हैं वो बता रही थी कि 5 तारीख को वहाँ छुट्टी होती है और ये दिवस मनाया जाता है कश्मीरियों के लिए कि कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपका क्या मानना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, लोगों को अत्याचार हो रहा है क्या कश्मीरियों पे? और ये जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में लेकर घूमता है कि कश्मीर के ऊपर इंडिया ने देखो क्या कर दिया, इंडियन आर्मी क्या कर रही है। देखिए अभी पाकिस्तान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बेचारे अभी अपनी चीज़ों से जूझ रहे हैं। उनकी जो उनको लोन मिलने वाला था उस पर शायद पाबंदी लगने वाली है और वो खुद अपने वेज ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से उन्हें लोन मिले, कहाँ वो अपना जो कटोरा लेकर फिर से जाएं और भीख मांगे इंस्टीड ऑफ अपना जो उनका सरमाया है, यूथ है, उनको यूटिलाइज़ करने के बजाय या उन पर काम करने के बजाय वो हमेशा आए दिन IMF से लोन की जो है तस्दीक करते हैं या उनके सामने ये चीज़ रखते हैं कि उनके लिए लोन प्रोवाइड किया वो बाद में चुका देंगे। तो मुझे लगता है उनका टॉपिक अब दोबारा हमारे साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर में आप एनी नॉर्मल पर्सन जिसको भी आप देखेंगे कश्मीर में, उसके लिए ये टॉपिक ही नहीं है। आप उनके पास अगर जाएंगे फिर बोलेंगे पाकिस्तान ये या वो, बोलेंगे क्या बता रहे हैं आप। मेरी अलग इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को क्या करूँ। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान जो है उनकी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या इकोनॉमिक क्राइसिस है या फूड इन्फ्लेशन है, वो खुद उससे जूझ रहे हैं। वहाँ की महंगाई की बात करें तो वहाँ का जो बेचारा गरीब आदमी है वो इस वक्त जूझ रहा है। तो उनको कश्मीर से भी कंपेयर करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि कश्मीर का भी जो ईयरली बजट आता है सेंटर से, दैट इज़ मोर देन देयर जो उनका IMF से लोन आता है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन विद कश्मीर। रेस्ट ऑफ द इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते हैं, पूरे इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, कश्मीर के साथ ही कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। मगर इस चुनाव में भी कश्मीर बड़ा रहा था कि ले लेंगे ले लेंगे, जो चुनाव चला था हर बार उनके चुनाव में कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा होता है। देखिए उनके खुद के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि उनका इलेक्शन जो है वो रिग्ड है और कुछ कहते हैं कि वो बाज़ाब्ता चोरी की गई है। तो जिस देश में लोकतंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लोकतंत्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उससे आप वो कुछ भी कह सकता है। वो कल को ये भी कह सकता है कि हमने हिंदुस्तान फतेह कर लिया। कहने से क्या होता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो उनकी बातें आप एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, उनको उस पर हंसी मजाक करके बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ एक आइडियोलॉजी ही थ्राइव नहीं कर रही है, जहाँ एक आइडियोलॉजिकल बिहेवियर हो या एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर जो है वो थ्राइव नहीं कर रहा है, तो उस मुल्क के साथ आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हैं। मगर एक समय तो था ना कि यहाँ वो चीज़ें रहा करती थी, लोगों ने उस तरीके की तस्वीरें देखी, मगर ये चीज़ें बदल कैसे गई? लोग विश्वास नहीं कर पाते कि 19 के बाद ऐसा हुआ क्या कि पत्थरबाजी ख़त्म हो गई, जनाजे में भीड़ आना ख़त्म हो गया। अब मरते तो हैं आतंकी मगर भीड़ नहीं आती। ये कैसे मतलब अचानक से ये चीज़ें ख़त्म हो गई? देखिए मैंने उसी अल्टरनेटिव की बात की कि मेरे पास मुझे लगता था कि दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है कश्मीर में, कि मैं यहाँ भी कंटिन्यू पढ़ सकती हूँ, यहाँ अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकती हूँ, यहाँ ही रह सकती हूँ पीसफुली। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान को रिकन्सिलेशन, पीस चाहिए, रहने के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए। तो वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया है कश्मीरियों को, और इसमें एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है। अब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि जो बहुत ही क्रिटिक रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पहले कश्मीर को लेकर या पूरे देश को लेकर, लेकिन अब वही पढ़े लिखे लोग जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि कश्मीर में कुछ तो बदलाव आया है। तो उन पढ़े लिखे लोगों के सामने भी ये अल्टरनेटिव नहीं था, अल्टरनेटिव किसी के सामने नहीं था, किसी ने ये सोल्यूशन नहीं दिया था कि कश्मीर में पीस हो सकता है, दैट टू विद इट्स ओन कंट्री इंडिया। तो वो अल्टरनेटिव जब कश्मीरियों को मिला तो चीज़ें खुद ही बदलना शुरू हो गई। जब आपका कोई वुंड होता है ना, आपको कहीं पर ज़ख्म लगता है, जब आप उस पर मरहम लगाते हैं तो वो भर जाता है वो ज़ख्म।
पहले क्या होता था, कश्मीर पे एक ज़ख़म लगा था और उस ज़ख़म पे नमक मिर्च, हाँ, उस पर नमक और मिर्च छिड़का जाता था, तो वो कैसे थ्राइव करता या कैसे वो भरता वो ज़ख़म। अब जब उस ज़ख़म पे मलहम लगा और अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया और बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए जो जिसकी बेसिक ज़रूरत है कश्मीरियों को, तब जाके जो है ये बदलाव जो है देखने को मिला है। अच्छा, आपने डेमोक्रेसी की बात करी। इस समय डेमोक्रेसी भी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। पूरे देश में बात करें, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। और कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनका भी कहना है कि कश्मीर की डेमोक्रेसी को एक मतलब प्लानिंग के तहत जो है चीज़ों को खत्म किया गया। पहले हुर्रियत की आवाज़ खत्म की गई, फिर पीडीपी की आवाज़ खत्म की गई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खत्म कर दी। वो कह रहे हैं अब मतलब बात नहीं हो पाती, अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, ब्लॉक कर दिया गया, कश्मीर की आवाज़ जा ही नहीं रही लोगों तक। अब बात हो रही है, पहले बात नहीं होती थी। अब उनको एक आम इंसान भी क्वेश्चन करता है, उस चीज़ की उन्हें परवाह है, उस चीज़ से उन्हें दिक्कत है। पहले वो जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, उसमें ना कोई एकेडमिक ईयर था एजुकेशन का, ना कोई स्कूल जाता था, ना कोई मार्केट खुलते थे। सिर्फ उनके जो एम्बेसडर गाड़ियां हैं वो चलती थी रोड्स पे, और जहां उन्हें जाना था वो वहां जाते थे, अपना फतवा देते थे लोगों को और उन्हें मैनिपुलेट करते थे। अब वो चीज़ें जब कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हैं तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ बन गई है जिससे वो ओवरकम करना चाहते हैं, फिर से लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बहरहाल अगर हम पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो उनकी एक पॉलिटिकल जंग है, रेस्ट ऑफ द कंट्री से नहीं, सेंटर से, या मेन जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है जो थ्राइव कर रही हैं, जिनका खुद का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी शायद आइडियोलॉजी से उन्हें दिक्कत है, या जिस तरीके से अब चीज़ें बदली हैं कश्मीर में वो नहीं चाहते थे, क्योंकि स्पेशल स्टेटस उनको प्रॉपरली पूरे तरीके से उनको बेनिफिट करता था, इसलिए उनके लिए वो मुद्दा है, या बाकी चीज़ें हैं वो उनके लिए मुद्दा है। लेकिन इस बात का कहना कि कश्मीर में अब लोग बात नहीं करते तो बिल्कुल ब्लॉक किया गया है। आप यहाँ बैठे हैं, मैं कौन हूँ? मैं एक आम इंसान हूँ, मैं कोई मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे वालिद साहब कोई बड़े जॉइंट पॉलिटिशियन नहीं है, हम एक आम घर से आते हैं, आम लोग हैं जो बात कर सकते हैं, जिनसे बात होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यही पॉलिटिकल क्लास बात करता था, इनके ऑफ शूट्स जो है वो बात करते थे, और अब उनके बच्चे आए हैं वो बात करते हैं। आम इंसान की अगर यहाँ पे उस टाइम पे जब वैल्यू ही नहीं थी, जो अब आम इंसान की जो आवाज़ बाहर निकली है वो इनको दिक्कत कहीं ना कहीं पहुँचा तो रही है। दिक्कत पहुँच रही है जी। अच्छा, सवाल ये भी उठता है, जैसे हम 370 की बात करें, 370 ज़्यादातर जो है महिलाओं के जो अधिकार थे उस पर प्रभाव ज़्यादा छोड़ता था और चीज़ों के मुकाबले। हाँ, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाते थे इफ़ अगर उनकी शादी जे.एंड.के से कहीं बाहर दूसरी स्टेट में होती थी, या बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 370 में वो स्पेशल स्टेटस था जब जैसे कोई बिल पास होता है तो बाकी स्टेटस में वो कंसल्टेशन के लिए जाता है, लेकिन वही बिल अगर कश्मीर पहुंचता है तो उसमें पहले ये देखा जाता था कि जे.एंड.के की गवर्नमेंट उसको कंकरेंस दे रही है कि नहीं। सेकंड चीज़ ये आती थी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इस स्पेशल स्टेटस को यूज़ करती थी अपने लिए, क्योंकि अगर आप एक आम इंसान से भी पूछेंगे कि आर्टिकल 370 ने उसको किस तरीके से बेनिफिट करा है, उसके पास जवाब नहीं है कि किस तरीके से बेनिफिट है किया है। और ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग जो है, खासकर आम लोगों की बात हो, अगर डेमोक्रेसी है तो आम लोगों की है, अगर पॉलिटिकल बेनिफिट्स होने चाहिए तो सारे आम लोगों के लिए होने चाहिए। तो अगर आर्टिकल 370 की ये बात करते हैं तो इनसे रिकॉर्ड पूछिए कि क्या किया है इन्होंने अंडर दैट स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीरी पीपल। सिर्फ एक माहौल ही तो आप प्रोवाइड नहीं कर पाए उनको, डेवलपमेंट तो हम साइड में रख देते हैं। आप इन रोड्स या जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, या नए एम्स दिए गए हैं, या नए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए, या नए इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए, आप इसको डेवलपमेंट नहीं मानते तो ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। क्या आपने कश्मीरी को रिकनसाइल किया? क्या उसकी रिकनसिलेशन हुई? क्या उसके दिमाग में वो एक होता है ना कि हाँ अब मैं मुतमईन हूँ, अब मेरा जो है बच्चा सेफ़ है? क्या आपने वो जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड किया कि नहीं? नहीं किया। तो डेफिनेटली वो यहाँ की महिलाओं के लिए ही नहीं, सारे इंडिविजुअल्स के लिए, कॉमन सिटीजन्स के लिए कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता था, बल्कि एक ड्रैकोनियन लॉ की तरह आम इंसान जो है उससे
उसे फेस करता था। अब ये है कि जब जैसे ही वो एब्रोगेट हुआ तो पहले लोगों ने गुस्सा दिखाया, क्योंकि मैनिपुलेशन के लिए ये लोग हमेशा बैठे होते थे। आप देखें अभी वो मैनिपुलेशन के लिए हमेशा ये बैठे होते थे, क्योंकि इनको पता था कि हमें जब थ्राइव करना है तो लोगों के ज़रिए से करना है। जब कश्मीर की आवाम इनके साथ होगी तभी ये थ्राइव करेंगे। तो मैनिपुलेशन वहीं से होता था कि आर्टिकल हटाया तो आपको यहाँ कुछ नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ये भी कहा कि खून की नदियाँ बहेंगी कश्मीर में अगर आर्टिकल 370 बहा, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट हुई ये कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। आफ्टर दैट कितनी, उससे पहले कितनी कैजुअलिटीज़ होती थी, कितने पथराव होते थे, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जाने जाती थी, कितने बच्चों की भी आंखें चली गई है। हमारे यहाँ एक कश्मीर में बच्ची है, इंशा उसका नाम है, उसकी आंखें चली गई हैं उससे। तब जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि 2019 से पहले तो स्पेशल स्टेटस था, तो आपने एज अ लीडर ये क्यों नहीं इंश्योर किया कि पैलेट गन्स को रोका जाए? आपने क्यों नहीं धरना दिया? जैसे आप आज धरने पे निकलते हैं, बीच सड़क में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमसे हमारी ऑटोनॉमी छीनी गई है या हमसे हमारी डेमोक्रेसी छीनी गई है, तब आप क्यों नहीं निकले जब यहाँ पैलेट गन्स चलाए जाते थे, जब यहाँ बच्चे अंधे होते थे, उनके शाना उनके जो शोल्डर्स है उन पर दाग लगते थे, उन पर ज़ख़म लगते थे, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बॉडी पे अभी वो स्कार्स है जो ये बयान करते हैं कि उन्हें किस दौर से गुजरना पड़ता है। तो इनकी जो ये हिपोक्रेसी है ये काम नहीं आती है, और लोग जो है मुझे नहीं लगता है अब इसे सुने।